हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग में हमने कम्युनिटी बॉक्स में जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके सॉल्यूशंस के बारे में। और आज ये हमारा कम्युनिटी बॉक्स के क्वेश्चंस का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप इन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा और नोट्स भी जरूर बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ में इसके साथ में जो आपको मैं एडिशनल जानकारी देता हूँ या अन्य जानकारियाँ देता हूँ उन्हें भी आप नोट करते हुए जरूर चलें, क्योंकि एग्जाम्स में थोड़ा सा डिटेल्स में पूछा जाता है दोस्तों। और डेली आप इस जो हमारी सीरीज है कम्युनिटी बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि कैसे चार ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं या चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका सही आंसर के बारे में पता कर सकते हैं। और डेली हमारा दोस्तों यही शेड्यूल चलता है लगभग लगभग हफ्ते में 4 दिन, कि हम मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछते हैं और इवनिंग में उसके आंसर शीट या उसके आंसर्स को सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों। अगर आपको सीरीज पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, वीडियो को कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। वह गया और शाम को लौट आया, मैं कौन सा वाक्य है। ठीक है, अगर दोस्तों वाक्य की बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य के मेनली 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो वह सुबह गया और शाम को लौट आया। और आ रहा है दोस्तों, तो जहां पे भी और आता है वहां पर हमारा क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। यानी कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, जैसे कि और, एवं, ठीक है, इसी के साथ साथ में तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इस माध्यम से जुड़ते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? संयुक्त वाक्य। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, वह सुबह गया, तो सुबह गया, वह सुबह गया, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा सरल वाक्य, क्योंकि सरल वाक्य क्या होता है? इसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, वो होता है हमारा सरल वाक्य। जैसे कि वह सुबह गया और विमल पढ़ता है, ठीक है, राधा नाचती है, तो ये क्या है? एक सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? जिसमें दो सरल वाक्य दोस्तों, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर, लेकिन, पर, किंतु, परंतु, इस टाइप से जुड़ते हैं तो वो जाते हैं हमारे क्या? संयुक्त वाक्य। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे क्या? मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य क्या होता है दोस्तों? जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित या फिर गौण वाक्य हो। ठीक है, जैसे कि जो, क्यों, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, यहाँ, जिधर, उधर, इस टाइप से जो वाक्य बनते हैं वो हमारे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, ठीक है, या फिर जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, इस प्रकार से जो वाक्य हमारे जुड़ते हैं वो हमारे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो ये रूलिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सुबह गया और शाम को लौट आया मैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अगला हमारा है विलोम शब्द। आपको बताना है दोस्तों कि परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो परोक्ष का विलोम शब्द आप सभी लोगों का लगभग लगभग सही आंसर था, क्या? प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या? परोक्ष का विलोम शब्द क्या? प्रत्यक्ष। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि अत्याचार में कौन सी संधि है। ठीक है, तो अत्याचार का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अति प्लस अचार। ठीक है, अति प्लस अचार, ये हो जाएगा हमारा अत्याचार। ठीक है, अब देखिए अत्याचार में कौन सी संधि होगी दोस्तों? यण संधि होगी। अब यण संधि क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों अगर ई उ री के बाद अगर आपका कोई अन्य स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है। ठीक है, तो अति ई प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा? आ बन जाएगा। ठीक है, यानी कि या बन जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, ई प्लस ओ यो बनेगा और ई प्लस आ होगा थोड़ी यहाँ पे। ठीक है, अति प्लस आचार होगा, ई प्लस आ क्या हो जाएगा? या बन जाएगा। ठीक है, और जिससे आपका ये क्या हो जाएगी? संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें यण संधि हो जाएगी। और यस, यण संधि का दोस्तों एक रूल भी है या स्वर संधि का एक भेद है कि अगर ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका यो व रो ल हो जाता है। ठीक है, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर यो व रो लॉ से पहले कोई भी आधा स्वर आए, ठीक है, आधा आधा वर्ण वर्ण आए, जैसे कि तो आए या फिर पो आए या भो आए, ठीक है, कोई भी आधा वर्ण आता है तो वहां पर हमारी क्या हो जाती है? यण संधि हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अत्याचार में यो आया हुआ है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारी यण संधि है। ठीक है, इसी के साथ साथ में अगर हम यण संधि के और एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे कि अत्यधिक, अत्यधिक देखिए यो से पहले तो आ रखा है। ठीक है, ऐसे ही उपरयुक्त, ठीक है, यो से पहले रो आ रखा है, आधा रो आ रखा है। स्वच्छ, ठीक है, वो से पहले आधा सो आ रखा है। स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत, इसमें भी वो से पहले आधा सो आ रखा है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे यो व रोलो के पहले अगर आधे वर्ण लगे रहते हैं या हलंत वाले वर्ण लगे रहते हैं तो वहां पर हमारी होती है क्या? यण संधि। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में त्र का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों आयोग के द्वारा एक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, वीपीडीओ के एग्जाम में, कि त्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो त्र का क्रम आता है तो के बाद में। ठीक है,
जैसे अगर आप त्रो देखें तो एक संयुक्त व्यंजन है, इसको आप तोड़ेंगे तो आता है क्या, तो प्लस रॉ, ठीक है। तो त्रो का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो के बाद, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अक्षो त्रो ज्ञो वो जो वर्णमाला है, देखिए दोस्तों यहाँ पर शब्दकोश पूछा गया है, शब्दकोश और वर्णमाला में अंतर होता है, आपको बस यही शब्द पहचानना है। कभी आपसे हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे वर्णमाला दे दे कि वर्णमाला का मैं त्रो का क्रम किसके बाद आता है, ठीक है। तो वर्णमाला में पूछेगा तो अक्षो के बाद आता है, लेकिन शब्दकोश में पूछा गया तो शब्दकोश में तो के बाद आएगा, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है छो का, ठीक है। तो ये भी संयुक्त व्यंजन है, क प्लस सौ में टूटता है, तो इसका जो ये क्रम किसके बाद आता है, क के बाद आता है शब्दकोश में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्णमाला में वो और फो का उच्चारण स्थल कहां से होता है, ठीक है। ये फो दोस्तों यहाँ पे नीचे बिंदा होगा, नुक्ता होगा, ठीक है। तो वो फो का उच्चारण स्थल क्या है, दंतोष्ठ, ठीक है, यानी कि दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, जैसे क्या वो बोलिए वो, ठीक है। वो में देखना आप क्या, आपके दांत में पहले जीभ टच कर रही है, फिर आपके होंठ बंद हो रहे हैं, वो फो, इस टाइप से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मली फो की बात करें, पो फो बो भो मो, जो ये हमारा पो फो बो भो वाला वर्ग होता है, ये ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मली फो पूछेगा तो फो ओष्ठ से, पो फो बो मो ओष्ठ वर्ग के रूप में इसे जाना जाता है, और उच्चारण स्थान का ओष्ठ या होंठों से इसे बोला जाता है। जैसे पो बोलिए, पो फो बो भो, हमारे क्या हो रहा है, मुंह बंद हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो हमारे हॉट है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं पॉ फो बो मो बोलने में, तो यही हमारे क्या है, ओष्ठ है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वो और फो का उच्चारण स्थल क्या है, तो ये दंतोष्ठ माना जाता है दोस्तों, ठीक है। और वो क्या है, हमारा एक अंतस्थ है, यो व रोला सभी अंतस्थ के रूप में जाने जाते हैं, जिनका उच्चारण क्या होता है, दंतोष्ठ या दांत और ओष्ठ दोनों की मदद से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लेखन के आधार पर वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो लेखन के आधार पर दोस्तों पूछा गया है, तो लेखन के आधार पर वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं, तो टोटल कितने वर्ण हो जाएंगे, 52। तो लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं वर्णमाला में, 52 वर्ण होते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार दूरसंचार के एग्जाम पेपर में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और वहीं अगर आपसे उच्चारण के आधार पर पूछेगा दोस्तों, तो उच्चारण के आधार पर 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, यानी कि टोटल कितने वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर, ठीक है। ये भी आप लोग डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में सैयद मासूम मियाँ की मजार कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है कि सैयद मासूम मियाँ की मजार कहाँ स्थित है, यहाँ पे तो उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है क्या, सैयद मासूम मियाँ की मजार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हजरत मियाँ वो कहाँ स्थित है पूछेगा तो हो जाएगा हरिद्वार में। ऐसे पिरान कलियर कहाँ स्थित है, वो भी हरिद्वार में ही स्थित है। और उधमसिंह नगर में एक और आप चीज़ याद कर सकते हैं, झारखंडी मंदिर, झारखंडी मंदिर भी कहाँ है दोस्तों, उधमसिंह नगर के बाजपुर के पास में पड़ता है क्या, झारखंडी मंदिर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टनकपुर चंपावत में स्थित पूर्णागिरी मंदिर कौन से शिखर पर स्थित है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि पूर्णागिरी मंदिर या पूर्णागिरी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, तो ये टनकपुर चंपावत जनपद के टनकपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब पूछा गया कि ये कौन से शिखर पर स्थित है, ठीक है। तो अन्नपूर्णा शिखर पर यह स्थित है, कहां पे, अन्नपूर्णा शिखर पर, ठीक है। अब आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो ये स्थित है शारदा के किनारे में, किसमें, शारदा की नदी के किनारे पर, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। या डायरेक्टली पूछ लेगा कि अन्नपूर्णा शिखर कहाँ स्थित है, तो ये भी चंपावत जनपद में ही स्थित है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों टनकपुर से एक और चीज आता है हमारा क्या, ब्रह्मदेव मंडी, ब्रह्मदेव मंडी ये भी कहाँ स्थित है, टनकपुर में ही स्थित है क्या, ब्रह्मदेव मंडी, और ये भी काफी फेमस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एबट माउंट या एबट पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, ये भी चंपावत में स्थित है, ठीक है। क्रांतेश्वर पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, ये भी चंपावत में ही स्थित है। और क्रांतेश्वर पर्वत शिखर में कच्छ की छाप के कारण ये हमारे कुमाऊं जो ये नाम पड़ा है, इसका कुमाऊं नाम पड़ा है, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गोरखा काल में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, ठीक है। तो गोरखा काल में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कहलाता था दोस्तों क्या, मांगा कर, मांगा कर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मांगा कर क्या था, युद्ध के समय पे गोरखाओं के द्वारा लिया जाता था, और मेनली ये नौजवानों से लिया जाने वाला कर भी कहा जाता है, ठीक है। वही हम बात करें रहता कर के बारे में दोस्तों, तो रहता कर गांव छोड़कर भागने वालों पर लगाया जाने वाला कर था गोरखाओं के समय पे। वही हम बात करें मिझारी कर के बारे में या मिझरी कर के बारे में, तो शिल्पकर्मियों, अछूतों, जागरियों, ब्राह्मणियों से लिया जाने वाला कर था मिझारी कर। और वहीं हम बात करें तिमारी कर के बारे में दोस्तों, तो तिमारी कर फौजदारों और सूबेदारों को दिया जाने वाला कर था, ठीक है। तो ये प्रमुख कर थे, यहाँ पर पूछा गया था कि युद्ध के समय लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, मांगा कर कहलाता था। और गोरखा राजवंश के ऊपर दोस्तों और मंदिरों के ऊपर और ये सभी भी पॉइंट जितने हमने क्वेश्चन पूछे हैं, तो सभी पॉइंट में पहले अपनी वीडियोज में करा चुका हूँ, तो आप हमारी वीडियो जो प्रीवियसली वीडियोज हैं उन्हें भी जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में काफी सारी वीडियोज है, काफी सारे फोल्डर्स है दोस्तों, और 4 घंटे की एक मैराथन क्लास भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, निश्चित ही आपकी तैयारी में आपकी हेल्प होगी, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी तैयारी में थोड़ी बहुत मदद हो सके, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में भेलतरा उडियार या भेलतरा गुफा कहाँ स्थित है और इसकी खोज किसने करी। तो भेलतरा उडियार या भेलतरा गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों, ये स्थित है चमोली में, कहाँ पे,
चमोली में स्थित है। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी खोज किसने करी, तो इसकी खोज करी है दोस्तों किसने, कल्याण सिंह रावत ने। ठीक है, किसने, कल्याण सिंह रावत ने इसकी खोज करी है, किसकी, भेलतरा उडियार की या फिर भेलतरा गुफा की। और ये कहाँ स्थित है, तो ये चमोली में स्थित है। डायरेक्टली आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वही बात करें गोरखा उडियार कहाँ स्थित है, तो गोरखा उडियार भी चमोली में स्थित है, जिसकी खोज किसने करी थी, राकेश भट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, वहीं हम हुडली गुफा के बारे में बात करें तो हुडली गुफा उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और लुएथाप गुफा, फड़कानौली गुफा, पेटसाल गुफा की बात करें तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, तो यही सभी पॉइंट है। ठीक है, और लाखो उडियार की खोज 1968 में एमपी जोशी जी ने की थी, आपको पता ही होगा। और भेलतरा उडियार की खोज किसने करी है दोस्तों, ये करी है कल्याण सिंह रावत ने। कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी नोटा इसका सही हो जाएगा, और आप सही कर लीजिएगा इसे, क्या, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, ओनली 2% लोगों ने आंसर दिया, लेकिन दोस्तों गलत है। ठीक है, मतलब 72% लोगों ने यशोधरा मटपाल किया है, ये जो कि गलत है। ठीक है, यशोधरा मटपाल ने दोस्तों फड़कानौली गुफा और पेटसाल गुफा की खोज करी थी अल्मोड़ा में 1985 और 1989 में। ये प्रश्न भी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पहले पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में पंजय क्या है। ठीक है, तो उत्तराखंड में पंजय क्या है दोस्तों, तो ये कुंभकार वर्ग से संबंधित एक शब्द है। ठीक है, तो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में दोस्तों मिट्टी के काली मृत भांड बनाने में दक्ष कुंभकार वर्ग विशेष को ही पंजय कहा जाता था। ठीक है, तो पंजय का संबंध किससे दोस्तों, ये दक्ष कुंभकार वर्ग के लोगों से है, जो कि पहले मिट्टी के काले मृत भांड बनाते थे। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों ये अपना कुंभकारी वर्ग का जो पेशा है उसे भी त्याग चुके हैं, मिट्टी के बर्तन काफी कम बन रहे हैं। तो पंजय क्या है दोस्तों, एक कुंभकारी वर्ग है जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता था। ठीक है, मिट्टी के काले मृत भांड बनाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 5 भाई की मृत्यु का स्मारक पंचभैया खाल कहाँ स्थित है, या उत्तराखंड में पंचभैया स्मारक या पंचभैया खाल या पंचभैया पहाड़ी दर्रा कहाँ स्थित है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, पौड़ी में स्थित है क्या, पंचभैया खाल। ठीक है, आपने दोस्तों हिस्ट्री में भी पढ़ा हो गया कि 5 भाई कटहैत के स्मारक स्थल के रूप में इस पंचभैया खाल को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चबूतरा भी स्थित है। ठीक है, और ये मेनली दोस्तों पौड़ी जनपद में कर्णप्रयाग से श्रीनगर मार्ग पर बीच में ही पड़ता है। ठीक है, और इसका संबंध दोस्तों गढ़वाल की एक ऐतिहासिक घटना से, जो कि पंचभैया या फिर जो 5 भाई कटहैतों के मारे जाने के संबंध में थी। ठीक है, जो कि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो यही सभी पॉइंट है पंचभैया खाल, जहाँ पे 5 भाइयों को मारा गया था, या 5 भाइयों के मारे जाने के स्मारक के रूप में इसी पंचभैया खाल को जाना जाता है, जो कि कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जुरांगली दर्रा और निराली धार कहाँ स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जुरांगली दर्रा और निराली धार दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है, और ये पड़ते हैं नंदा देवी राज्य यात्रा के मार्ग पर। ठीक है, नंदा देवी राज्य यात्रा के मार्ग पर पड़ते हैं क्या, जुरांगली दर्रा और निराली धार। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा कहाँ पे स्थित है, चमोली में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सल्ट में काल कोठरी की घटना कब हुई थी, तो उत्तराखंड सल्ट में दोस्तों काल कोठरी की घटना हुई थी कब, 30 नवंबर 1930 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह चल रहा था, तो उसी टाइम पे दोस्तों करीबन 58 लोगों को, जो कि सल्ट से अल्मोड़ा जा रहे थे झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, तो उनको ही दोस्तों ब्रिटिश सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया था। इसी कारण इस घटना को सल्ट में हुई काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। और कब हुई थी, 30 नवंबर 1930 को हुई थी। ठीक है, और वहीं दोस्तों 5 सितंबर 1942 को क्या हुआ था, 5 सितंबर 1942 को सल्ट में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, मतलब काफ़ी आप कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वहाँ पे आंदोलन किया गया था। ठीक है, 5 सितंबर 1942 को। ठीक है, जिसे सल्ट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या भारत छोड़ो आंदोलन के ये प्रमुख स्थल के रूप में भी सल्ट को ही जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 5 सितंबर 1942 को क्या हुआ था, सल्ट में आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कुमाऊं में आंदोलन के प्रमुख केंद्र के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो अल्मोड़ा के सल्ट के आसपास के ही क्षेत्र को जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में देवढुंगा यज्ञ स्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, और जिसका आकार उड़ते हुए गरुड़ की तरह है। ठीक है, तो उत्तराखंड में देवढुंगा यज्ञ स्थल स्थित है दोस्तों कहाँ पे, पुरोला उत्तर काशी में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों कि उत्तराखंड में देवढुंगा यज्ञ स्थल कहाँ स्थित है, तो यह है पुरोला उत्तर काशी में स्थित है, जहाँ पर एक उड़ते हुए गरुड़ की तरह, मतलब जहां पर उड़ते हुए गरुड़ की तरह का एक चित्र मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट थे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस किया है, तो आप इन क्वेश्चनों को नोट जरूर कर लें, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ पाएँ और एक अच्छी शिक्षा ले पाएँ।